हाय, दिस इज वेक एंड आज मैं चांद। तो भाई चालू करते हैं वापस से अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है भाई। हाँ जी, बेसिक से आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में से होना चाहिए, आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। आज चलने वाले हैं सर चैप्टर नंबर 4 पे, जिसका नाम है स्क्यूनेस एंड प्रोटोसिस। तो स्क्यूनेस की पहली वीडियो जो है वो बन चुकी है, ये पार्ट 2 चल रहा है, जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे स्क्यूनेस के फॉर्मूलेस की। ठीक है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम्स में आते भी नहीं है। हमको कौन सा निकालना है सर? रिलेटिव स्क्यूनेस। सिंपल सर, जिसके लिए मैं ऑलरेडी ही आपको 3 फॉर्मूले सिखा चुका हूं। अगर आपने याद नहीं किया तो फटाफट से याद करिए। पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है बाउलेस स्क्यूनेस का फॉर्मूला, जो कि हेल्प करता है किस मेथड से? क्वाड्रेल की हेल्प से स्क्यूनेस निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है Q2, सॉरी फॉर्मूला कहता है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2Q2। Q2 मतलब मीडियन, ये जो Q2 होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? मीडियन को। अपोन में Q3 प्लस में Q1। सिंपल सर। चलिए, इसके बाद हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा है कैलीज का स्क्यूनेस फॉर्मूला निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या कहता है? कैलीज कहते हैं सर कि आप परसेंटाइल और डेसिमल किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको डेसिमल का मेथड यूज करना है तो D9 प्लस में D1 माइनस में 2D5 अपोन में D9 माइनस में D1। चलिए, इसके अलावा अगर आप परसेंटाइल मेथड यूज करते हो तो P90 प्लस में P10 माइनस में 2P90, सॉरी 250। ठीक है, अपोन में P90 माइनस में P10। सिंपल, ये है केलीज का फॉर्मूला। तीसरा, अगर आप कार्ल पियर्सन का मेथड यूज करते हो, कार्ल पियर्सन के मेथड में आपको मीन में से माइनस करना है, आपको मीन में से माइनस करना है मोड, मीन में से मोड माइनस करना है और डिवाइड कर देना है इससे स्टैंडर्ड डेविएशन से। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस में मीडियन अपोन में मोड, मतलब अपोन में स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल से, तो ये फॉर्मूले हैं जिससे आप कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है स्क्यूनेस निकाल सकते हो। अगर आपने नहीं नोट किए थे या फिर आपने लास्ट क्लास में भूल के थे नोट करना, तो फटाफट से नोट करिए, फिर हम न्यूमेरिकल चालू करते हैं। नोट कर लिए भाई? चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल अपने। ठीक है भाई, पहुंच। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या रहा है? कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, वो भी कौन सा? कार्ल पियर्सन फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, डाटा आपको दे रखा है ये वाला। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? डाटा को पहले चेंज करके लिखना है आंसर में। तो डाटा को लिख देता हूं मैं 12, 18, 18, 22 और 35। सिंपल से। चलिए, अब हमको क्या निकालना है? कार्ल पियर्सन मेथड यूज करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, यानी कि स्क्यूनेस, सॉरी क्या बोलते हैं इसे? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कौन सा मेथड यूज करके? कार्ल पियर्सन। फॉर्मूला क्या कहता है इनका? फॉर्मूला कहता है आपको मीन में से माइनस करना है मोड, अपोन में डिवाइड कर देना है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है सर। चलिए, तो मीन और मोड। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपोन में एन, यानी कि आपको समीशन करना है किसका? सारी वैल्यूज का। तो सारी वैल्यूज का एक बार सम कर लेते हैं सर, क्योंकि आपके कैलकुलेटर, आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप भी यूज कर सकते हो। 12 प्लस में 18 प्लस में 18 प्लस में 22 और प्लस में 35, तो आपका आ गया टोटल 105, यानी कि 105। और डिवाइड करना है फिर इसको किससे? टोटल नंबर से। कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 21। तो मीन कितना निकल के आ गया आपका? 21। इसके बाद निकालते हैं सर मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, कोई भी चीज का अगर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 18 की, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 18। तो मोड कितना आ गया आपका? 18। सिंपल। बस आपको क्या निकालना है लास्ट में? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है याद है? आपको x में से माइनस करना था मीन, जो आपका आंसर आता, फिर आप उसको स्क्वायर करते हैं, यानी x माइनस में मीन का होल स्क्वायर। सिंपल सर। चलिए, और उसको टोटल करके डिवाइड कर देते हैं किससे? किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन। सर याद नहीं क्या? हाँ जी, भैया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया आप भूल के लगता, हमको तो याद है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना भाई, उसके बाद रूट लगा देना नंबर से डिवाइड करने के बाद। ठीक है सर। चलिए, फॉर्मूला शुरू करते हैं, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। मीन आपने पहले से निकाल रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 21। तो 21 पुट करेंगे इसकी जगह। तो 12 में से 21 चले गए, 12 में से 21 गए भाई, 8 और 9 बच गया, लेकिन माइनस का। 18 में से 21 गए तो 3 बच गया माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 3, और यहाँ पे बच गया 1। 35 में से 21 गए, 35 माइनस में 21, 9 9 5 14, यानी 14। सिंपल सर। बढ़िया। अब आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर। तो 9 9 से 81, ये हो गया 991, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। सिंपल। अब इसका टोटल कर लेते हैं फटाफट से, तो क्या आंसर आता है? 196 प्लस में 1 प्लस में 9 प्लस में 9 हो गया,
और फिर लास्ट में प्लस करना है आपको 81, तो 81 को टोटल कर दिया, ये आपका टोटल आ गया 296। सिंपल, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अंडर द रूट, यहीं पे सॉल्व कर लेना, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट कर देते हैं भाई, तो ये हो गया अंडर द रूट 296 अपॉन में n की वैल्यू कितनी थी 5, तो बस 296 को डिवाइड कर देते हैं, 296 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो आपका आंसर आ गया भाई 59.2 अंडर द रूट, और इसका अगर रूट निकाल देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 7.6941, 1 की जगह 2 लिख देते हैं क्योंकि आगे 5 चल रहा है राउंड ऑफ करके, ठीक है। ये आपका क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करने के लिए मीन आपको दे रखा है 21, बहुत अच्छे परफेक्ट। मीन मतलब मोड आपको दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, कितना 18, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कितना था 7.6942। सिंपल, अब सॉल्व कर लेते हैं। 18 गया मतलब 21 में से 18 नहीं चलेगा, कितना बच गए 3 अपॉन में 7.6942, और इसको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 डिवाइड बाय 7.6942, तो आपका आंसर आ गया भाई 0.39 बार मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0. लिख ही देता हूं वैसे, आपका आंसर आ रहा है 0.3899, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। तो आपने सॉल्व कर लिया क्या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो भी किस मेथड से, कार्ल पियर्सन मेथड से। कोई डाउट तो नहीं सर, आसान था ना, बहुत आसान था सर, इस तरीके से आपको निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं सर। अगला क्वेश्चन मतलब ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको नोट भी करना था क्या आपको, सॉरी सर मैं माफी चाहूंगा इसलिए, अगली बार आपके लिए रुक जाऊंगा पक्का, ठीक है, ताकि आप नोट कर पाओ। देखते हैं भाई रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, आवाज आ रही है भाई, पता नहीं भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही है, देखा जाएगा वीडियो बनने के बाद। हाँ जी शुक्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, कैलकुलेट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको एक इनकम सॉरी आपको एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और इसकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, जो भी एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ स्क्यूनेस होगा वो निकालना है। मतलब सीधी बात आपको निकालने के लिए कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, निकालने के लिए कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सिंपल सर। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में आपके पास तीन मेथड है। कौन सा मेथड है सर, मतलब कितने फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, दूसरा होता है बॉयलेस का, और तीसरा होता है कैलीज का। तो जो सबसे पहले है ना कार्ल पियर्सन, उसमें यूज किया जाता है किसका, मीन का और उसका मोड का। मीन और मोड का फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपको देख रहा है ये जो डाटा है ना, ये डाटा कौन सी सीरीज में, ये सीरीज है कौन सी, ओपन एंडेड सीरीज, जहां से ये ओपन से भी खुली हुई है और नीचे से भी खुली हुई है, यानी लेस देन ऊपर से भी है और नीचे से मोर देन लिखी हुई है आराम से, मतलब मोर देन 1000, ठीक है सर, अबव 1000, मतलब वही है ओपन एंडेड सीरीज है। और ओपन एंडेड सीरीज के अंदर जो मीन निकालना है या फिर मोड निकालने वाला जो मेथड होता है वो उतना अच्छा होता नहीं है। इसकी बजाय अगर आप दूसरा मेथड यूज करते हैं, यानी कि बॉयलेस का क्वार्टाइल मेथड यूज करो, तो सबका आंसर बेस्ट आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये थ्योरी कहती है, यानी जो क्वार्टाइल मेथड होता है वो ओपन एंडेड मेथड के लिए या फिर ओपन एंडेड सीरीज के लिए सबसे बेस्ट मेजर रहता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए। सिंपल सर। हाँ जी, इसके अलावा अगर आप परसेंटाइल पे देखोगे या फिर डेसिमल भी देखोगे वो भी अच्छा रहता है, लेकिन उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता जितना बॉयलेस का माना जाता है क्वार्टाइल मेथड। सिंपल सर। तो अगर हम निकालना चाहें तो हम किससे निकालेंगे भाई, हम निकाल सकते हैं एक तो पहला, आप तो वैसे उसका भी यूज कर सकते हो कार्ल पियर्सन का, लेकिन उतना ना करो ज्यादा बेटर रहेगा, उसकी जगह आप यूज करो बॉयलेस का, बॉयलेस या फिर कैली का मेथड यूज कर सकते हो आप आराम से। तो हम दोनों निकाले देंगे, एक बार बॉयलेस का निकालेंगे और एक बार निकालेंगे कैली से। चलिए बॉयलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बॉयलेस का फॉर्मूला है Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस में Q1। सिंपल, ये बॉयलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला है, जिसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, बॉयलेस की मतलब कि Q3 और Q1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साथ में Q2 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि हम निकालने जा रहे हैं किसकी, Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, सॉरी पास Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू। सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में सबसे पहले Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको नंबर से निकालने पड़ते हैं, मतलब एक टर्म डिसाइड करनी पड़ती है। तो वो कैसे डिसाइड होगी, n/4 से सॉरी, ये n/4 अपॉन में मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में n/4 करना पड़ेगा, तब आपको वो पता चलेगी कि क्वार्टाइल टर्म कौन सी है, सुना है क्वार्टाइल की क्लास कौन सी है। चलिए यहाँ पे टोटल टर्म है 600 को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो 600 डिवाइड बाय कितना हो गया 4, ये कितना आ गया 150, और 150 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 300 टर्म, थर्ड मतलब 300 टर्म, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आ गया कितना 450 टर्म, टीएस टर्म। सिंपल। अब हमें मेन निकालना है क्या, Q1, अब हमें मेन निकालना है Q2 और हमें निकालना है मेन Q3। सिंपल। चलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, L1 प्लस में n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। इसका फॉर्मूला L1 प्लस में 2n/4
माइनस में सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। Q3 का फॉर्मूला L1 प्लस में 3n/4 माइनस में सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। ये फॉर्मूले होते हैं Q1 Q2 और Q3 के। सिंपल सा। चलिए एक बार पुट करते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं। जैसे मीडियन निकालते थे 150, Q1 की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 किसके अंदर लाइज कर रहा होगा, मतलब किसके अंदर आ रहा होगा, ये इसमें से चेक नहीं करते भैया, चेक करते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है भाई। चल बोलते हैं, तो आप निकाल रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। शुक्र भाई। चलिए तो ये हो गया 9 प्लस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करना है सर, बस इसको जोड़ते जाओ। जैसे 9 का 9 51 और 9 हो गया 60, 60 और 120 हो गया 180, 180 और 240 कितना हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। तो क्या है चेक करना भाई, 18 और ये कर ही लेते हैं भाई। 240 प्लस में 180, ठीक है भाई, तो हो गया 420 420 और प्लस करना है 136, 136 प्लस कर दिया भाई, तो हो गया 556, ठीक है भाई। और उसमें प्लस कर दिया उसमें क्या 33, तो प्लस कर दिया इसमें 33, तो आपका आंसर आ गया भाई 589 और उसमें प्लस कर दिया 9, तो आपका आंसर आ गया भाई 598 और उसमें 2 प्लस कर दिया तो 600 तो हो ही गया। चलिए श्योर है। अच्छा तो आपको किस में पुट करनी थी वैल्यू, CF के अंदर कितना वैल्यू आई थी आपकी 150, तो 150 को पुट कर लेते हैं, किसके अंदर आएगा, इसके अंदर फिट होएगा। तो भाई ये बन गया आपका क्वार्टाइल फर्स्ट की क्लास, ये क्या बन गई आपकी Q1 की क्लास, ये बन गई क्या आपकी Q1 की क्लास, ठीक है। ऐसे 300 किसके अंदर फिट हो जाएगा, तो 300 फिट होएगा भाई इसके अंदर अगली वाली यानी कि 420 के अंदर, ठीक है। ये हो गई Q2 की क्लास, ठीक है। और Q3 यानी 450 किसके अंदर फिट होएगा, तो 450 इसके अगले वाले में यानी कि इसके अंदर फिट होएगा, इसको बोलते हैं Q3 क्लास। सिंपल सर, बहुत अच्छे। तो आपने ये सब वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। चलिए जी सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए Q1 के निकालने के लिए आपको L1 लेना है। Q1 का L1 कितना है, L1 है 151, लेकिन आपको ये नहीं लेना, आपको इसको पहले चेंज करना पड़ता है। कौन सी सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में, क्योंकि ये इंक्लूसिव सीरीज है तो 0.5 उसमें से माइनस करना है और 0.5 सेट प्लस करना है, यानी कि L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 150.5। सिंपल। प्लस में आपको क्या लिखना है n/4, n/4 आपने ऊपर ही निकाल रखा है कितना 150। सिंपल। माइनस में CF क्या होता है, जो ये आपकी क्वार्टाइल क्लास है इसके ऊपर वाली वैल्यू यानी कितनी है 60, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है क्या 60, अपॉन में किससे डिवाइड करना है, नंबर मतलब फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी कितनी है 120, तो 120 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो उनका डिफरेंस था। तो इनका डिफरेंस कितना रहने वाला है, इनका डिफरेंस रहने वाला है 50 का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में और आपका क्वेश्चन खत्म। इससे आपका निकल के आ जाएगा Q1। दिखाई दे रहा है भाई इतना, बहुत अच्छे सर, अभी तक तो दिखाई दे ही रहा है ना भाई। हाँ जी शुक्र है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट से। तो क्या आपका आंसर आता है 150 में से 60 गए, बच गया 90, 90 को डिवाइड करना है किससे 120 से, तो 90 डिवाइड बाय 120, तो आपका आंसर आ गया भाई 0.75। 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 37.5। 37.5 को प्लस कर देंगे अगर किससे 150.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 188। तो इसका Q1 का आंसर कितना आ गया 188 पूरा सॉल्व करने के बाद। तो आराम से सॉल्व करने से बहुत टाइम आपके पास। शुरू करते हैं Q2 की वैल्यू। Q2 की वैल्यू किससे भाई, क्वार्टर सेकंड देखो कहां पे लाइज करता है इस वाले में। तो Q1 में L1 की वैल्यू कितनी होगी 201 लिखा हुआ है, लेकिन 200 वाले एक नहीं लेना हमें, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के बाद लेना है, तो कितना हो जाएगा 200.5, ठीक है। अब उसके बाद प्लस में आपको क्या चाहिए 2n/4 जिसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है कितनी 300, ठीक है। माइनस में CF क्या होता है उसके ऊपर वाली वैल्यू, तो 420 के ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 180, तो आपको यहाँ लेना है यहाँ पे 180। अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं भाई, तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 240 और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 100 का, तो नीचे आ जाएगा 240 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 300 में से 180 गए, बच गया 120, 120 को काटेंगे 240 से तो बच गया नीचे 2 से काटा तो 50, 50 से हो गया 250.5। सिंपल से खत्म क्वेश्चन आपका। आगे चलते हैं Q3 का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, L1 दे रखा है आपको, L1 कितना है 300 या 1 यानी 301 को क्या मानेंगे हम 300.5, प्लस में 3n/4 की वैल्यू कितनी है 450 ऊपर दे ही रखी है आपको 450, माइनस में क्या करना है आपको CF क्या होता है 450 यानी जो वैल्यू थी उसके ऊपर वाली वैल्यू कितना हो गया 420। बहुत अच्छे परफेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है भाई, ठीक। अब आपको क्या लेना है फ्रीक्वेंसी कौन सी ये वाली 136, हो गया 136 मल्टीप्लाई में जो आपको डिफरेंस चाहिए वो कितने का है यहाँ पे 301 और 500 के बीच में डिफरेंस कितने का है 200 का, तो आपको क्या लेके चलना है यहाँ पे 200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो भाई 450 में से 420 गए तो बच गया 30 को, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 136 है ना, चलिए हाँ जी। तो 30 को आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड करना है 136 से, तो 136 से इसको डिवाइड कर दिया, लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 200 से, तो 200 से मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आंसर आया वो कितना हो गया 44.14, ठीक है 44.11, ठीक है। इसको प्लस कर देना किससे 300.5 से, तो आपने प्लस कर दिया 300.5, तो आपका आंसर आ गया भाई
344.6176 सिंपल। चलिए ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, Q3 की वैल्यू। अब बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला के अंदर और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए Q3 कितना आया आपका भैया, ये आया 344.6176 माइनस में Q1 सॉरी प्लस में Q1 कितना आया, Q1 भैया Q1 आया था ये वाला यानी कितना 188 बढ़िया, माइनस में 2Q2 यानी जो Q2 आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया 250 का डबल 500 500 यानी 501 तो 501 अपॉन में इन दोनों को प्लस करके लेना है यानी कि 344.617876 प्लस में 188 माइनस सॉरी माइनस करके लेना है 188 फॉर्मूला माइनस है ना भाई, माइनस करना है सिंपल। अब मुझे परिणाम हाँ भाई सॉल्व कर लेते हैं एक बार बराबर से। तो ये हो गया 344.6176 उसके बाद प्लस में 188 माइनस में 501 उसके बाद आपका सॉल्व करने पे आंसर आ गया 31.6176 और इसको डिवाइड करना है आपको इससे सॉल्व करने के बाद। ठीक है भाई चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं और सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो 344.6176 माइनस में 188 तो आपका आ गया आंसर 156.6176 सिंपल सर। अब इसको बस डिवाइड करना है आपको तो 31.6176 डिवाइडेड बाय 156.61.76 ठीक है भाई। चलिए तो आपका आंसर आ गया भाई 0.2018777 ही मान लो सर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपल सर। इसको बोलते हैं बाउलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सर, आसान था ना, बढ़िया। अगर आप चाहते हो इसका कैलीज का भी निकालना तो सर मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद प्रैक्टिस करो और खुद निकालो। सिंपल सर, कैलीज का लिख देता हूँ फॉर्मूला सर। कैलीज का फॉर्मूला ये रहा, एक तो डेसाइल वाला फॉर्मूला है और एक है परसेंटाइल वाला। डेसाइल वाला फॉर्मूला क्या कहता है, D9 माइनस में सॉरी D9 प्लस में D1 माइनस में 2D5 अपॉन में D9 माइनस में D1 सिंपल। चलिए और एक बार परसेंटाइल का फॉर्मूला, परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, P90 प्लस में P10 माइनस में 2P50 अपॉन में P90 माइनस में P10 सिंपल। तो ये कैलीज के दो फॉर्मूले हैं, डेसाइल और परसेंटाइल का, तो आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर लेना आराम से, तो सॉल्व हो जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे खत्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन होंगे सर यूनिट करने के बाद हम कर ही लेंगे आराम से, ठीक है सर। चलिए तो छोटी सी वीडियो थी, आपने खत्म कर ली। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो बनेगी कर्टोसिस की, और एक ही वीडियो के अंदर पूरा कर्टोसिस खत्म हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल से ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी और आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा चैप्टर। यानी पूरी मतलब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा अगली वीडियो के अंदर। सिंपल सर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले तक रखा है तो बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। अगर आपने पहले तक नहीं कर रखा कोई बात नहीं, कौन सी आफत आ रही है, हम भी यही हैं आप भी, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए अगर इसी नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर लेना, ठीक है सर। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जल्दी, और टाटा बाय बाय। नोट कर लेना भाई जिसको नोट करना हो आराम से, ठीक है, फिर कहते बोल लो। हाँ भाई शुक्र है। चलिए फिर तो सर मैंने सोचा था पहले कि भाई 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा चैप्टर, लेकिन क्या बात है ना कि जो न्यूमेरिकल वाली पिछली वीडियो थी वो जल्दी ही खत्म हो गई, 18 मिनट की वीडियो थी। मैंने सोचा कि ना दोबारा वीडियो बना लेते हैं और इसको कंप्लीट कर देते हैं, सिंपल सर। चलिए तो इसी टॉपिक के अंदर जो कुर्तोसिस वाला टॉपिक में कह रहा था थर्ड वीडियो के अंदर आएगा, वो इसी टॉपिक में कंप्लीट कर लेते हैं और जल्दी से खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस एक क्वेश्चन करेंगे आराम से, खत्म टॉपिक, समझिए। तो जो अभी तक हम चैप्टर कर रहे हैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस, और स्क्यूनेस और कर्टोसिस दोनों जो है ना वो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है पूरी उसका नेचर कैसा है वो समझाते हैं, सुना है। तो जो स्क्यूनेस है ना वो हेल्प करता है आपका बताने में कि जो डाटा है वो सिमेट्रिकल है या फिर सिमेट्रिकल डाटा नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा था उसके अंदर, मतलब कि अगर डाटा जो आपका बन रहा है, कर्व आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये वाली साइड और इस वाली साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है सेम, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डाटा, ठीक है। और अगर आपका डाटा कुछ इस तरीके से बन रहा है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी टेल निकल के आ रही है, ठीक है, मीन मीडियन मोड कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये आपका मोड, और ये बन रहा है आपका मीडियन, और ये बन रहा है आपका मीन। तो मीन आपका छोटा बन रहा है बाकी सबसे, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्क्यूड डाटा, सिंपल सर। चलिए, और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। और आपके पास डाटा कुछ इस तरीके का है जो कि ऐसा बन रहा है जिसमें टेल जो है आपकी ऐसे बन रही है, मतलब राइट साइड में बन रही है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूड डाटा, सिंपल सर। या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली है, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था ना, ठीक। तो हमने सीखा कि सिमेट्री है मतलब डाटा के अंदर, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, या फिर सिमेट्री नहीं है, सिंपल सा। ये छोटा सा टॉपिक हमने सीखा था। अब जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है कुर्तोसिस का। कुर्तोसिस क्या समझाता है, कुर्तोसिस समझाता है कि जो डाटा है वो कैसा है, डाटा
अगर मान लो सारा का सारा डाटा अगर ऐसे ही है फ्लैट, मतलब कि नॉर्मल एवरेज, तो इसको बोलते हैं सर कि फ्लैट डाटा है। अगर मान लो नॉर्मल से ऊपर चला गया, मतलब नॉर्मल क्या होता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है डाटा की पीक कैसी है। क्या देखना है आपको, डाटा की पीक कैसी है, कि जो ज्यादातर डाटा है वो हर जगह पे फैले हुए बराबर बराबर, या फिर एक ही जगह पे डाटा जो है वो सिमेट्रिकल हो रखा है, या फिर एक ही जगह पे जो डाटा की पीक आ रही है वो सब एक ही जगह पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम डाटा ले लेते हैं x 10 20 30 40 50, मान लो ये डाटा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कह रहा है 1 2 और यहाँ पे क्या रखा है 100, फ्रीक्वेंसी फिर 2 1। तो अब देखोगे यहाँ पे उतनी ज्यादा डाटा नहीं है, ज्यादातर डाटा किसके पास है, ज्यादातर लोगों की इनकम कितने के आसपास है, 30 के आसपास है। तो यहाँ पे जो डाटा बनेगा, जब यहाँ पे जो कर्व बनेगा आपका बिल्कुल पीक्ड बनेगा, बिल्कुल इस तरीके का कर्व कि यहाँ पे ही सारे के सारे एवरेज लोग यहाँ पे ही इनकम कमा रहे हैं, यहीं पे इनकम अर्न कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे ज्यादातर लोग है नहीं, समझ में। तो ये पीकनेस बताता है कौन, कुर्तोसिस, कि डाटा जो है वो आपका पीक्ड है या फिर नहीं है। तो ये पीक पे जो होगा वैसे ये होता है पीक डाटा, ये होता है नॉर्मल एवरेज जो होता है, इसको बोलते हैं फ्लैटर कर्व, समझ में। हाँ जी, ये होता है सबसे पीक कर्व, ये होता है फ्लैटर मतलब नॉर्मल कर्व, और ये होता है सबसे फ्लैटर कर्व, सिंपल सा। चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझिए। तो मेजर ऑफ कुर्तोसिस क्या है, मेजर ऑफ कुर्तोसिस यानी कुर्तोसिस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब सिंपल हमने क्या सीखा अभी तक, स्क्यूनेस जो बताता था वो बताता था कि डाटा के अंदर सिमेट्री है या फिर सिमेट्री नहीं है। जो कुर्तोसिस है वो क्या बताता है, डाटा के अंदर पीकनेस है या फिर नहीं है, सारे डाटा एक ही जगह पे इकट्ठे हो रखे हैं या फिर डाटा जो है वो हर जगह पे फैले हुए हैं, सबकी जो इनकम है वो फैली हुई है हर जगह पे, हर वैरायटी के हिसाब से, समझे। तो कुर्तोसिस जो है वो पीकनेस डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए तो कुर्तोसिस फाइंड आउट कैसे करते हैं, कुर्तोसिस निकालने का सिंपल तरीका है क्या, बीटा 2। कुर्तोसिस कैसे निकलता है, बीटा 2 के अंदर, समझ में। इसके अलावा समझिए ये वाला जो चैप्टर है ना, बीटा 2 कैसे फाइंड आउट होता है, ये फॉर्मूले ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मूवमेंट्स। क्या नाम है, मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स के अंदर अच्छे तरीके से समझा दूंगा भाई, ये μ4 क्या होता है, μ2 क्या होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको नॉर्मल ये समझना पड़ेगा कुर्तोसिस का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ना याद करके इसी वजह से आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, सबसे बेटर रहेगा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपको मतलब म्यू की वैल्यू अभी पता नहीं होगी फिलहाल। शुरू करते हैं। तो मेजर ऑफ कुर्तोसिस, कुर्तोसिस को कैसे निकाला जाए, किस तरीके से निकाला जाता है। तो कुर्तोसिस देखो अलग अलग डाटा के अंदर अलग अलग कुर्तोसिस होंगे, कुर्तोसिस मतलब वैल्यू होंगी पीकनेस की, समझे कि डाटा का सबसे ज्यादा पीक कहां पे है उसकी वैल्यू अलग होगी हर डाटा के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, कौन सा कर्व, ये वाला, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। इस कर्व पे जो पीकनेस होती है उसको बोलता है मेसोकैरेटिक कर्व। क्या बोलते हैं इस कर्व को, मेसोकैरेटिक कर्व, यानी जो ना तो बहुत ज्यादा पीक है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लैट होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व या फिर मेसोकैरेटिक कर्व। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। उसके बाद अगर जो सबसे ज्यादा पीक वाला डाटा है उसको बोलते हैं हम लैप्टोकर्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, लैप्टोकर्टिक कर्व, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है पीकनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जो सबसे फ्लैट डाटा होता है जिसमें ज्यादा चलते वैसे टॉप नहीं आता निकल के, तो ये सबसे फ्लैट वाला डाटा यही है और इसको बोलते हैं प्लेटोकर्टिक कर्व। क्या बोलते हैं, प्लेटोकर्टिक कर्व, सिंपल से। तो जो कुर्तोसिस होंगे वो बताते हैं आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, मेसोकर्टिक, लैप्टोकर्टिक या फिर प्लेटोकर्टिक। जो बस आपको तीन तरह के कर्व में से कोई एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो डाटा है वो किस कर्व से बिलोंग करता है, इसमें किस तरह का आपके पास डाटा है। तो दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करने से पहले जब भी आप कुर्तोसिस फाइंड आउट करोगे, जब भी आप कुर्तोसिस निकालोगे, उसकी जो वैल्यू है वो पहले से डिसाइड रहेगी, या तो वो वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकती है, या फिर वो वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर वो वैल्यू 3 से कम हो सकती है। तो जो कुर्तोसिस है उसकी वैल्यू हमेशा 3 के आसपास ही रहती है, समझ में। तो अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल 3 आई, यानी कि जो बीटा 2 की वैल्यू है, यानी जो कुर्तोसिस की वैल्यू है वो अगर कितनी आई, 3, बीटा 2 यानी कुर्तोसिस की वैल्यू अगर आपकी फाइंड आउट करी, आपने कैलकुलेट करके निकाली, तो आपकी अगर वैल्यू 3 आ रही है तो बोला जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हो जो कर्व है वो कर्व कैसा है, मेसोकर्टिक कर्व, सिंपल सा, जिसमें बीटा 2 की वैल्यू कितनी आती है, 3 निकल के आती है। आगे चले, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि दोनों डाटा के अंदर क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब दोनों डाटा क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सर ये अगर डाटा क्या हो गया, स्क्यूड हो गए, क्या हो गया, स्क्यूड, यानी कि या तो वो लेफ्ट साइड में आ गए सारे सारा डाटा, या फिर वो राइट साइड में टेल बन गई, तब क्या होगा। तो अगर डाटा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो वहां पे दो तरह डाटा होगा। एक टाइम पे जहां पे आपकी लैपटॉप मतलब जो वो था कुर्तोसिस, उसकी वैल्यू जी इक्वल थी तो उसको बोलने में बोला था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे स्क्यूड डाटा है और स्क्यूड डाटा की वजह से जो आपका बीटा 2 की वैल्यू यानी जो कुर्तोसिस की वैल्यू है वो या तो हो सकती है बीटा 2 से ज्यादा या फिर उसके बीटा 2 से कम। अगर वो वैल्यू बीटा 2 से ज्यादा हुई तो हम बोलेंगे उसे लैप्टोकर्टिक कर्व। क्या बोलेंगे, लैप्टोकर्टिक कर्व। लैप्टोकर्टिक कर्व मतलब जो उसकी पीकनेस है वो बहुत ज्यादा है, ज्यादातर डाटा एक ही जगह पे इकट्ठा होता है इसी एरिया के अंदर, सिंपल। चलिए, और अगर उसकी वैल्यू बीटा 2 की वैल्यू किससे कम है, 3 से कम है, तब हम बोलेंगे उसे प्लेटोकर्टिक कर्व। प्लेटोकर्टिक कर्व मतलब डाटा जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी वो फ्लैट है, वहां पे ज्यादा पीकनेस है नहीं,
सिंपल। बस ये जो कर्टोसिस है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि डाटा पीक्ड है या फिर पीक नहीं है, जो कर्व है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो पीक है या फिर नहीं है। सिंपल सर, बढ़िया। तो अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कर्टोसिस की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कर्टोसिस की वैल्यू कैसे निकलती है, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर। सिंपल। या फिर आप कह सकते हो fx मतलब समीशन ऑफ fx4 अपॉन में n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fx स्क्वायर अपॉन में डिवाइडेड बाय n इसका होल स्क्वायर। सिंपल सर, मतलब ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या करना है, कर्टोसिस फाइंड करना हो और उसकी नेचर बतानी है कि डाटा का नेचर कैसा है, मतलब जो आपके पास डाटा है वो किस तरीके का है। ठीक है भाई, चलिए फिर चालू करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कर्टोसिस एंड फाइंड द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कर्टोसिस निकालना है और नेचर बताना है उसका, डाटा का नेचर है कैसा। चलिए भाई, हाँ भाई श्योर थे, तो सुनिए ध्यान से, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कर्टोसिस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको करना भी है। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं, समझिए ध्यान से। कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या कहता है, कर्टोसिस निकालने का फॉर्मूला कहता है आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की 4 अपॉन में सिग्मा क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स की पावर 4 अपॉन में नंबर और उसको डिवाइड कर देना है किससे, सिग्मा एफ एक्स की पावर 2 अपॉन में नंबर का होल स्क्वायर। सिंपल, ये आपका कर्टोसिस निकालने का फॉर्मूला है, मतलब μ4 अपॉन में μ2 डिवाइड बाय मतलब μ2 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे जो x है ना, x की वैल्यू क्या है, x मतलब ये छोटा x है जिसको हम पहले dx बोला करते थे, जो कि कैसे निकलता था x माइनस में मीन करके। सिंपल, यानी आपको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, छोटे x की वैल्यू, जो कि कैसे निकलेगी, x में से मीन को हटा के। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा और मीन निकालने के लिए समझिए, और मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए जी, तो हम निकालते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कितनी होगी इसकी, 5, 15, 25, 35 और इसकी 45। सिंपल सर, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर दोगे आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम मीन निकालते हैं। मीन मतलब क्या होता है, एफएम, यानी कि मिड वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 पंजे हो गया 25, 25 15 पंजे 150 और 25 15,000। एक सेकंड भाई, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी अच्छे तरीके से ताकि आप आराम से समझ पाओ। ठीक है भाई, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका आंसर आ गया भाई 375, 375। ठीक है, और उसके बाद 75 गुणा में 10 हो गया 350, 45 गुणा में 5, 45 पंजे, तो आपका आंसर आ गया भाई 225। सिंपल, बस आपको इसको और इसको डिवाइड कर देना है, आपका मीन निकल के आ जाएगा। यानी कैसे निकलता है मीन, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ का। चलिए जी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या 225 जमा में 350 जमा में 375 जमा में कितना हो गया 150 प्लस 25। ठीक है भाई, तो आपका आ गया 1125। तो इसका कितना आ गया 1125 और इसका टोटल कर लेते हैं सर, 15 5 20, 30 40, 40 5 45, तो टोटल आ गया 45 45। तो बस आंसर को डिवाइड कर दो 45 से, तो आपका आंसर आ गया 25। तो मीन कितना आ गया आपका 25। यानी अब आपको क्या निकालना है, छोटा एक्स। और छोटा एक्स कैसे निकलता है, ये जो आपने मिड वैल्यू निकाल रखी है, मिड वैल्यू से क्या माइनस करना है आपको 25। कैसे निकलता है छोटा एक्स, मिड वैल्यू में से माइनस करना है 25 को। सिंपल, इस तरीके से। तो 5 में से 25 गए तो बच गया भैया माइनस का 20, 15 में से 25 गए बच गया माइनस का 10, 25 में से 25 गए 0, फिर 10, फिर 20। सिंपल, बहुत अच्छा। अब समझिए ध्यान से, आपको चाहिए x की पावर 4, आपको चाहिए x की पावर का 2 मतलब x स्क्वायर। तो सिंपल तरीका क्या है x की पावर और x की पावर 2 निकालने का, बता दूं या बताऊं। एक तो देखो तरीका ये वाला है, एक बार x निकाल रखा आपने, आप x स्क्वायर निकालो, फिर आप निकालो x की क्यूब, फिर आप निकालो x की पावर 4। इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकालो और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करो किससे, फ्रीक्वेंसी तो से, तो आपको मिलेगा fx, फिर आपको मिलेगा f, ये जो f, हाँ fx, फिर आपको मिलेगा fx का स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा fx का क्यूब, फिर आपको मिलेगा fx की पावर 4। सिंपल। एक तो लेंथी तरीका ये वाला है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी एक छोटा तरीका है। वो छोटा तरीका क्या है वो समझते हैं सर, देखिए ध्यान से। हाँ भाई शुक्र है, चलिए वो छोटा तरीका क्या है, देखिए हमको क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो x का स्क्वायर करना है और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो ये करना ही पड़ेगा भाई, हमें x स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो क्यों ना एक काम ऐसा करा जाए, हाँ पहले f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, सिंपल तरीका, f और x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने छोटा x निकाल लिया, हम f को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो 20 को 50 से मतलब 25 को मल्टीप्लाई कर लिया 20 से, कितना हो गया 25 दूनी 50 और वो भी कितने का माइनस हो गया 500। ठीक है,
150 को 10 से किया तो 150 डबल जीरो माइनस का हो गया, ठीक है भाई। 375 को 0 से किया तो 0, 350 को 10 से किया तो क्या हो गया 3500, और इसको किया 20 से तो क्या हो गया 225 का 450, 450 और ये हो गया 10, ठीक है भाई 4500 मतलब सिंपल सा। तो हमने निकाल लिया एफ एक्स, क्या निकाल लिया एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। हमें क्या चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में एक्स, सिंपल ना। चलिए तो एक तो तरीका ये था कि मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूं। एक तरीका ये है कि मैंने एफ एक्स निकाल रखा है ना ऑलरेडी, तो एफ एक्स को मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। कहां गई फ्रीक्वेंसी, ओ गलती कर दी भाई, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था, मेरे को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी माय मिस्टेक, मानता हूं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करते हैं। हाँ जी, एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, करते एक बार। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 20 को, 5 20 20 पंजे 100 माइनस का एक से भाई, चलो दिख रहा है। हाँ जी, तो 20 पंजे हो गया 100, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो ये हो गया माइनस का 10 यानी कि 100। 375 से मल्टीप्लाई मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 को तो हो गया 100, 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 5 मतलब 100, 20 पंजे 100 होता है ना। चलिए सिंपल से, चलिए तो हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या चाहिए एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, मेन तो क्या चाहिए हमें एफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल तरीका क्या है, आप इसका स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते, या फिर दूसरा तरीका आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई तो कर ही लिया यहाँ पे, है ना, आप इसको दोबारा से किसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एफ एक्स जो आपका आ चुका है ऑलरेडी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, बस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 गुणा में 20 कितना हो गया, हो गया 20 डबल जीरो, इसका हो गया 10 डबल जीरो, उसके बाद हो गया 0, उसके बाद हो गया 1000 और उसके बाद हो गया 2000, सिंपल। अब ये जो माइनस माइनस था वो प्लस में बन गया, और जो प्लस प्लस था वो प्लस तो रह ही गया, सिंपल। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ एक्स की पावर 4। एफ एक्स की पावर 4 मतलब एफ एक्स की पावर 4, इसका मतलब क्या होता है सर, कि आपको एफ एक्स मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में एक्स मल्टीप्लाई में एक्स 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और आपको पता है आपने एफ एक्स स्क्वायर तक निकाल चुके हो, यानी आप इसकी पूरे की वैल्यू निकाल चुके हो कैलकुलेट करके, बस आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपका आंसर आएगा, या फिर 2 बार एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सर। चलिए तो हम क्या करेंगे, सीधा एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इसको, यानी कि हमारा निकल जाएगा एफ एक्स की पावर 4। एफ एक्स की पावर 4 कैसे निकालूंगा मैं, इसका स्क्वायर करूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इससे, सिंपल सर। चलिए तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और 400 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2000 से, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2000 से, कितना आंसर आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 8 लाख, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। एक बार फिर से करते हैं, अब मेरे को किसका स्क्वायर करना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे एफ एक्स स्क्वायर से, कितना हो गया वो 1000। चलिए तो मेरा आंसर आ गया कितना 1 लाख, बहुत अच्छे। अब 0 से करना है तो 0 का 0 रहेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे 10 का स्क्वायर से यानी 100, और 100 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे 1000 से, तो कितना हो गया 1 लाख। 20 का स्क्वायर 400, 400 को मल्टीप्लाई करना है किससे 2 से, तो कितना हो जाएगा 8 लाख, सिंपल सर। मैंने निकाल ली सबकी वैल्यू, जो भी हमें चाहिए था उन सबकी वैल्यू आ गई। चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर आ गया, एफ एक्स की पावर 4 आ गई, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 2 और 1 3, 3 और 3 हो गया 6000, तो टोटल हो गया 6000, बहुत अच्छे परफेक्ट। 6 और 8 और 1 9, 9 18, ये हो गया 18 लाख, बहुत अच्छे परफेक्ट, आपने सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से। अब वैल्यू पुट करनी है, बस खाली सॉल्व करना है। तो एफ एक्स की पावर 4 कितना था 18 लाख, अपॉन में एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी कितना था 45, परफेक्ट, डिवाइड बाय एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर कितना है 6000, 6000 को किससे डिवाइड करना है भाई 45 से, और फिर इसका क्या कर देना है स्क्वायर। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 18 लाख को डिवाइड करते हैं अगर 4 से तो कितना आता है सर, 18 लाख को डिवाइड करते हैं 45 से तो आपका आंसर आता है ये 40000, तो पहले ऊपर आ गया 40000, ठीक है, अपॉन में से 6000 को डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो 6000 डिवाइड बाय 45, तो इसको डिवाइड किया 45 से तो आपका आंसर आ गया 1.33333, और इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया यानी इसका स्क्वायर कर दिया तो आपका आंसर आ गया 17,777.7 बार, ठीक है भाई। चलिए अब इसको डिवाइड कर देना है किससे 40000 से, चलिए भाई डिवाइड कर लेते हैं, 40000 डिवाइडेड बाय 17,777.77777, तो आपका आंसर आ रहा भाई कितना, ये आ गया 2.25, ठीक है भाई, 0000 ऐसे ही चलता जा रहा बस खत्म, ठीक है भाई। तो आपका आंसर आ गया 2.25। अब 2.25 क्या है सर, समझिए जो आपका आंसर आया 2.25, 2.25 क्या है, ये बीटा 2 से छोटा है, और अगर बीटा 2 से छोटी वैल्यू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं प्लेटो परपेटिक। प्लेटो परपेटिक मतलब क्या होता है, जो आपका डाटा है फ्रीक्वेंसी कर्व है वो कैसा बनेगा फ्लैटर, सिंपल सर। तो आपको जो नेचर बताना था, नेचर में लिख के आओगे ये कौन सा कर्व है, ये है प्लेटो परपेटिक, ठीक है, यानी जो बीटा 2 की वैल्यू है वो बीटा 2 की वैल्यू क्या है छोटी है किससे 3 से, इस वजह से
सिंपल सा। तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है या फिर जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेटो वर्टेक्स, यानी थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, पीक ज्यादा आपका ग्राफ नहीं बनेगा। सिंपल सा। आई होप भाई आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। और जिसको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। चलिए, और जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर लोगे, सिंपल सा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले नोट करना, बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ठीक, चलिए बाय बाय। Thank you.